इसमें हम कंटिन्यू करेंगे मराठा कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखेंगे भोसला वंश। भोसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। इन्होंने कलचुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर नवीन प्रशासनिक व राजनैतिक नीतियों को लागू किया। प्रशासन। भोसला शासकों ने सूबा शासन व्यवस्था परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू किया। इस समय प्रशासनिक क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट है खालसा क्षेत्र और सेकेंड है जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र, यह क्षेत्र मराठा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रशासकीय में था। सेकेंड है जमींदारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर जमींदारों का नियंत्रण था। अब देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी। भोसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदों का विवरण इस प्रकार है। जो पहले पदाधिकारी है सूबेदार। सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। सेकेंड, यह नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी व फौजदारी मामले के विभागों का प्रमुख होता था। सेकेंड है कमाविजदार। कमाविजदार क्या है? परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। थर्ड है नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। फोर्थ है रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट शुक्राना कहलाती थी। अब है गौटिया। गौटिया क्या होता था? यह ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना था। ये गांव के प्रमुख, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस प्रधान होते थे। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा। नए गौटियाओं को कमाविजदार नियुक्त पत्र प्रदान करता था। अब है पटेल। मराठा काल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। अब है फड़नवीस, जिनको लेखापाल कहते हैं, परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी। यह मराठा कालीन राजस्व अधिकारी था। अब है नायाब। फड़नवीस का सहायक। फिर है बरार पांडे। यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। यह गांवों का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब रखता था। अब है पोतदार। पोतदार कौन है? मराठा कालीन राजकोष अधिकारी, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। बरार पांडे के सहयोग के लिए इसकी नियुक्ति की जाती थी। अब है पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी। अब यहाँ पे देखेंगे बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना। परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सामान्य स्थिति की सूचना कमाविजदार को देता था। अब है कोतवाल। कोतवाल गांवों में सुरक्षा का कार्य करना। अमीन का मतलब राजस्व संबंधी हिसाब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। अब देखेंगे पंड्या। पंड्या क्या है? अस्थायी राजस्व कर्मचारी जिसकी नियुक्ति अमीन के साथ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। कार्य की समाप्ति पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता था। अब है पौनी। पौनी का मतलब विशेष सेवादार, माल चपरासी, सरकारी संपत्ति वह माल की सुरक्षा करता था, राजस्व कार्य में मदद करता था। बख्शी, सेना के भुगतान का प्रभारी। सिक्के नवीस, मुहर व सील के प्रभारी। फिर चिटनीस, सचिव। विशेष सूबेदार फड़नवीस, उप फड़नवीस, कमाविजदार को अपने क्षेत्र से 1 रुपये प्रति ग्राम प्राप्त होता था। अब है ताहूदारी व्यवस्था। 1843 छत्तीसगढ़ में एक अन्य प्रमुख राजस्व व्यवस्था ताहूदारी प्रथा थी। उसर, बंजर एवं त्याज्य भूमि को स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, जिसे ताहूदारी क्षेत्र कहा जाता था और उसके क्षेत्र प्रमुख को ताहूदार कहते थे। देखेंगे बढ़कर। जो बढ़कर होते थे वो क्या करते थे? लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, परगनों की फसल की दशा एवं अन्य सामान्य स्थिति की सूचना कमाविजदार को देता था। फिर है कोतवाल। कोतवाल कौन थे? गाँव में सुरक्षा का कार्य करना। अमीन, राजस्व संबंधी हिसाब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। फिर है पंड्या, अस्थायी राजस्व कर्मचारी जिसकी नियुक्ति अमीन के साथ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया।
कार्य की समाप्ति पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। पौनी मतलब विशेष सेवादार। माल चपरासी सरकारी संपत्ति व माल की सुरक्षा करता था, राजस्व कार्य में मदद करता था। बख्शी सेना के भुगतान का प्रभारी होता था। सिक्के नवीस मुहर व सील के प्रभारी। चिटनीस सचिव। अब विशेष सूबेदार फड़नवीस उप फड़नवीस कमाविजदार को अपने क्षेत्र से 1 रुपये प्रति ग्राम प्राप्त होता था। अब है ताहूदारी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में एक अनेक प्रमुख राजस्व व्यवस्था ताहूदारी प्रथा थी। ऊसर बंजर एवं त्याज्य भूमि को स्थानीय प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, जिसे ताहूदारी क्षेत्र कहा जाता था, और उसके प्रत्येक क्षेत्र प्रमुख को ताहूदार कहते थे, जो न तो जमींदार थे और न गौटिया, अपितु वे स्थानीय प्रभावशाली लोग होते थे। सिरपुर और लवन को ताहूदारी क्षेत्र मराठा काल में बनाया गया। अन्य 3 ताहूदारियाँ सिहावा, खल्लारी तथा संजारी चार्ल्स सी इलियट के शासनकाल में बनाई गई। अब यहाँ देखेंगे तालुकदारी व्यवस्था 1826। यह राजस्व प्रबंधन की एक नवीन व्यवस्था थी, जो वर्तमान में प्रचलित ठेकेदारी पद्धति के जैसी ही थी, जिसके सूत्रधार मराठा थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व के लिए मराठा शासकों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए क्षेत्र विशेष पर लगाई गई सर्वाधिक बोली की राशि के आधार पर उस क्षेत्र का ठेके पर दिया जाता था। अवधि की समाप्ति पर ठेका या तो समाप्त कर दिया जाता था या उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ, मराठा कालीन भूमिदान। तो यहाँ पे नामकरण मोकासा। मोकासा किसको कहते थे? ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव को, जब गांव ब्राह्मणों को दान दिया जाता था उसे मोकासा कहते थे। धर्मदाय किसे कहते थे? धर्म के नाम पर दान दिया गया हुआ गांव। देवस्थान मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव। नमनुक यह भी ब्राह्मणों को दिया गया भूमिदान था। अब देखेंगे राजस्व व्यवस्था। भोसला शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। इसके अलावा निम्नांकित कर भी लिए जाते थे। कर का मतलब होता है टैक्स। अब देखेंगे टकोली। जो टकोली होता था वो किससे लिया जाता था? जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर, या फिर उसको वार्षिक नजराना भी बोलते थे। सायर आयात निर्यात कर, बिक्री कर, टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स। कलाली आबकारी कर, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। फिर है पंडरी। पंडरी गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर, यह परिवार की आय का 10% होता था। सेवई यह कोई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था, मतलब जुर्माना राशि। जमींदारी कर यह आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया गया कर था। प्रति गाड़ी के पीछे 3 पायली लिया जाता था। महल खालसा जमीन पर लगाया गया कर। पट्टी घरों पर लगाया गया कर। टीका या फिर नजराना कमा विस्तार को जमींदारी कर यह आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया गया कर था। प्रति गाड़ी के पीछे 3 पायली लिया जाता था। महल खालसा जमीन पर लगाया गया कर। पट्टी घरों पर लगाया गया कर। टीका या फिर नजराना कमा विस्तार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जाने वाला कर। शुक्राना रैयतों की ओर से कमा विस्तार को प्राप्त होने वाली भेंट। अब देखेंगे यहाँ पे विनिमय व मापन। क्रय विक्रय के लिए प्रारंभ में कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कौड़ियों की जगह नागपुरी रुपया का प्रचलन शुरू हो गया। अब है मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली क्या है? तो कौड़ी एक गंडा में 4 कौड़ी होती थी। एक कौड़ी में 5 गंडा होता था। एक दुगानी 20 कौड़ी। 1 रुपया 16 दुगानी। अब है माप तौल प्रणाली। एक फोहाई मतलब 49/16 छटांक। एक अधेलिया 2 फोहाई। एक चौथिया 2 अधेलिया। एक काठा 4 चौथिया। एक खंडी 20 काठा। एक गाड़ा 20 खंडी। अब देखेंगे दूरी मापन प्रणाली, मतलब मील। एक कोस का मतलब 2 मील। एक धाप का मतलब आधा कोस, आधा धाप, एक हाक। अन्य वस्तुओं की मापन प्रणाली। एक सेर और एक पसेरी में 5 सेर। एक मन में 8 पसेरी। अब है मराठा कालीन साहित्य एवं भाषा। बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे। मराठा कालीन लेखक थे। प्रमुख रचनाएं तारीखें है वंशीय, सार रामायण, दीपिका, विक्रम विलास, फिर गीता माधव और
रामा अश्वमेघ, रतनपुर का इतिहास। अब देखेंगे मराठा कालीन पंचायत एवं न्याय व्यवस्था। मराठा कालीन पंचायत व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। इन पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। मराठों ने कलचुरियों के समय प्रचलित पंचायत प्रणाली का विशेष रूप से अनुसरण किया। जिन मामलों में कमा विस्तार या अन्य उच्च अधिकारी द्वारा पंचायत का गठन होता था, उन मामलों में दोनों पक्षों से पहले ही इकरार नाम लिया जाता था। इस गठित पंचायत द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते थे। फिर जनता अन्य माध्यमों से प्राप्त निर्णय के मुकाबले पंचायत के निर्णय को अधिक युक्ति संगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मानते थे। वे शासकीय न्याय से पंचायती न्याय को सदैव प्राथमिकता देते थे। फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई न्यायालय स्थापित नहीं था। फौजदारी मामलों का फैसला स्वयं राजा या कमाविजदार करता था। गांव के छोटे मामले पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे, जिसमें प्रायः जुर्माना होता था। बड़े व गहन मामले को पटेल उच्च शासकीय अधिकारियों को प्रेषित करता था। अब है नोट, मुद्रा, नागपुरी रुपया। 8 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सेबंदी व्यवस्था यह पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत जारी नहीं रखा, केवल गौटिया पद को जारी रखा। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिश को सौंप दिया। मराठों ने भू राजस्व की दहशाला बंदोबस्त लागू नहीं की थी। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू नहीं की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी। मराठा काल में छत्तीसगढ़ की जनता सोना खान जमींदारी के आतंक से निरंतर प्रभावित रही। वर्षा नामक कृषि भूमि में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। बाड़ी यह साहूकारों के लिए लिया गया ऋण था। सारंगढ़ व रायगढ़ रियासत में मराठों के स्थान पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था। मराठा काल में हलों की संख्या के आधार पर उनका लगान निर्धारण होता था। प्रति हल के पीछे 10 से 16 रुपए के बीच लगान। भूमि का माप हलों की संख्या के आधार पर किया जाता था। एक हल में 2 से 2.5 एकड़ भूमि होता था। सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार 1 मन मतलब 8 पसेरी, 1 नागपुरी रुपया 16 दुगानी इक्वल टू 3680 कौड़ी मतलब 3680 कौड़ी छत्तीसगढ़ में अनाज के रूप में ऋण दिया जाता था, जो सवाया या डयोरा के रूप में वसूल किया जाता है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।